आज हम लोग सिविक्स टॉपिक 5th के अंतर्गत पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम ये पॉपुलर का कॉमन वर्ड है। पॉपुलर से तात्पर्य होता है लोकप्रिय। तो स्ट्रगल करना, स्ट्रगल का अर्थ होता है संघर्ष। हिंदी कि किसी मांग को पूरा करने के लिए व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, ऐसे इस स्थिति को स्ट्रगल कहा जाता है, संघर्ष कहा जाता है। और पॉपुलर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इस संघर्ष में वैसा संघर्ष जो जन जन का हो, वैसा संघर्ष जो जन जन का हो, जन सामान्य का हो और बड़े ही व्यापक पैमाने पर। तो इस स्थिति को एक कॉमन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, पॉपुलर स्ट्रगल, यानी जन कल्याण के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो संघर्ष किया जाता है, जो आवाज उठाई जाती है, इसे ही पॉपुलर स्ट्रगल के नाम से हम जानते हैं। और दूसरा है मूवमेंट। यह भी इसका बिल्कुल निकट का वर्ड माना जा सकता है। वर्ड इसका भी लगभग मूल अर्थ एक ही होता है, किंतु इसके डिफिनीशन में थोड़ा सा अंतर है कि जब हम देखते हैं कि ये आंदोलन क्या है, कि जब सामाजिक अंतर दो ग्रुपों में, दो समुदायों में जब सामाजिक अंतर होने लगता है और वह अंतर इतना बड़ा हो जाता है, इतनी बड़ी खाई हो जाती है कि एक व्यापक रूप धारण कर लेता है और आम पब्लिक को इस खाई को पाटने के लिए, पूरा करने के लिए, ढकने के लिए एक व्यापक पैमाने पर आवाज उठाई जाती है। जब यह इसका दायरा काफी बढ़ जाता है, व्यापक हो जाता है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, ये सामाजिक अंतर को कम करने के लिए, तो ऐसी उठाई गई आवाज, ऐसे उठाए गए कदम या फिर विद्रोह, जिसको हम लोग रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं, को हम मूवमेंट के रूप में जानते हैं। इसलिए दोनों बहुत मिलता जुलता है। संघर्ष का जब एक्सट्रीम होता है, यानी स्ट्रगल जब अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है, तो वहीं से इसका वर्ड चेंज हो जाता है, वो मूवमेंट कहलाता है। यानी कि
रिवोल्ट पैदा कर देना, समाज में, राष्ट्र में उन मांगों को मनवाने के लिए, उन सामाजिक कमियों को दूर करने के लिए। क्लियर? तो एक बात मन में आती होगी, ये विद्रोह आए हैं आचार्य जी और विद्रोह से ही शुरू कर दिया, संघर्ष क्या करना? ऐसा इसलिए कि जब समाज में, जब क्षेत्र में, राष्ट्र में विभिन्न प्रकार का विभेद होने लगता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में डिस्क्रिमिनेट होने लगता है, तो किसी खास समुदाय के मन में हीनतर भावना पनपने लगती है और शेष समुदाय के मन मस्तिष्क में श्रेष्ठतर भावना जगने लगती है। तो इसी का बीच का जो अंतराल होता है, जो जो बढ़ते जाता है, तो विभेद होना शुरू हो जाता है, वह मनस्यता आने लगती है और विवश होकर व्यक्ति को इसके विरुद्ध आवाज उठाना होता है। और यही जब बहुत बेहद व्यापक रूप धारण कर लेता है, तो इसको हम लोग आंदोलन के रूप में जानते हैं। अब एक वर्ड है थर्ड वेव। ये क्या चीज है? मैंने पिछले वाले टॉपिक में सोशल डिफरेंसेज आदि पर चर्चा की थी और बहुत इसका उद्गम उसी से मानना चाहिए। ये थर्ड वर्ड है वेव्स। वेव का तात्पर्य होता है तरंग से, हिंदी में तरंग कहते हैं उसको। तो ये पानी का तरंग नहीं है, ये बाढ़ की करंट नहीं है। तो ये तरंग किसके लिए है? तो एक ऐसी दिशा में जाने की प्रवृत्ति का संकेतक है, सूचक है, जिसको कि कम्युनिटी एडॉप्ट करने के लिए काफी ईगर है, काफी आतुर है। तो आप सबको पता होगा कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1950 के बाद बड़े ही तीव्र गति से व्यापक पैमाने पर कई छोटे छोटे राष्ट्र भी जो कि किसी न किसी रूप में उपनिवेश के रूप में था, गुलाम था, वो भी आजादी की चाहत के लिए लालायित होने लगे। वैसे 1900 ईस्वी के बाद से ही इसकी ओर कई राष्ट्र अग्रसर होने लगे, यानी लोकतंत्र का पक्षधर होने लगे। क्योंकि लोकतंत्र की क्या क्या अच्छाइयां हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम इज मोस्ट पॉपुलर वेलफेयर सिस्टम among all सिस्टम। जितने भी प्रकार के सिस्टम हैं, रूलिंग सिस्टम, उसमें लोकतंत्रीय शासन प्रणाली सबसे समुचित, उपयुक्त, अनुकूल, कल्याणकारी शासन प्रणाली है। इसलिए इसकी ओर धीरे धीरे कुछ राष्ट्र
इस प्रणाली को अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं अपनाने। तो क्योंकि लोकतंत्री शासन प्रणाली में सभी स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी दृष्टिकोण से वो स्वच्छंद होते हैं और अपना बेटर अचीवमेंट के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए इसके प्रति रुझान बढ़ने लगा। तो 1975 के आसपास की बात है। ऐसे राष्ट्र जहां पर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली नहीं था, ऐसे राष्ट्रों में भी मानो एक प्रकार का विचार ज्यादा प्रभावी होने लगा कि हमारे राष्ट्र में भी इस प्रकार का लोकतंत्री शासन प्रणाली कायम हो। यही कारण था कि 1975 के बाद कई और राष्ट्र में होड़ सी लग गई जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता था, वहां लोकतंत्र कायम हो। तो ऐसा वेव, ऐसा तरंग जो इस ओर जाने के लिए इंगित करे, प्रेरित करे, इसलिए ऐसे वर्ड का थर्ड वेव का प्रयोग किया गया। क्लियर? तो आपका निकट का एकदम बगल का पड़ोसी राष्ट्र है, नाम है नेपाल। उसके संदर्भ में भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। फिर बोलिविया है, उस पर भी, कि किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन होता है, अपने मांग को मनवाने के लिए कैसे संघर्ष करना पड़ता है। तो बगल में एक छोटा सा देश है, नाम है नेपाल। इसमें कैसे जनसंघर्ष हुआ, वहां राजतंत्र था। मुझे याद है उस राजतंत्री शासन प्रणाली में मैं अक्सर नेपाल बॉर्डर के भीतरी भाग में जाया आया करता था। बगल में एक नेपाल अच्छा सा शहर है, फिर काठमांडू तो राजधानी ही है, वीरगंज है, तो 3-4 ऐसा शहर है तो अच्छा है। तो अक्सर मैं विराटनगर जाया करता था। तो उसमें मैं राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, वहां के राजा हुआ करते थे और वहां की बाध्यता थी, जितने भी प्रकार के व्यवसायी हुआ करते थे, बिजनेसमैन, दुकानदार, राजा और रानी साहिबा का एक तस्वीर अपने दुकान में लगा लेते थे, तो वो दैट इज प्रूफ फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन फॉर द लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी वो लाइसेंस आपको मिल गया। राजा और रानी का आप तस्वीर लगा लीजिए, इसका मतलब हुआ कि आप उनकी छत्रछाया में और उनके आदेशानुसार ही अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। ये लाइसेंस हो गया। अक्सर मैं देखा करता था। किंतु भारत स्वतंत्र, बगल में एक बड़ा विशाल राष्ट्र, भारत का दृष्टिकोण, भारतीय शासन प्रणाली से वहां के नागरिक काफी प्रभावित हुए और धीरे धीरे वहां के लोगों में भी इस प्रकार की आजादी की चाहत जागृत होने लगी। और 1990 के दशक आते आते क्या हुआ कि
आंदोलन शुरू हो गया, जन आंदोलन। राजा वीरेंद्र वीर विक्रम के पिता का नाम महेंद्र प्रताप जी थे, तो जगह जगह पर उनकी प्रतिमा भी है। तो राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह जी जो थे, उन्होंने जनता की मांगों से प्रभावित होकर के स्वीकृति दे दी कि चलो भाई एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली यहां कायम हो, हमारा संरक्षण संवर्धन सब रहेगा, और लोकतंत्र विवाद हो गया। किंतु राजशाही परिवार के और जो सदस्य थे, राज परिवार के, वो राजा वीरेंद्र वीर विक्रम, आप देख रहे हैं यहां पर, राजा वीरेंद्र वीर विक्रम के इस निर्णय और विचार से खिन्न थे। मैं राजा ज्ञानेंद्र की भी बात करूंगा। तो 10 वर्ष किसी तरह से टाल मटोल कर सरकार चली। उधर राजा वीरेंद्र वीर विक्रम के परिवार के लोगों का दबाव, क्योंकि राजा का जो रुतबा होता है वह लगभग गौण पड़ गया। राजा नाम मात्र का प्रधान बन के रह गए थे। नतीजा ये हुआ, और भी पारिवारिक कुछ कारण था। 2001 ईस्वी में एक ऐसी विभत्स घटना घटी, इधर राजा वीरेंद्र वीर विक्रम के ऊपर जब पारिवारिक दबाव पड़ने लगा, तो संरक्षण संवर्धन जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की थी, उस चुनी हुई सरकार में भी वो असहाय महसूस करने लगे। इधर 2001 की घटना है, जब शाही परिवार में रात्रि के 9 बजे के आसपास की बात है, रात की लोग सफर पर थे, एक साथ परिवार के जितने भी सदस्य थे सबकी हत्या कर दी गई, वही डाइनिंग टेबल के पास। और अंत में युवराज दीपेंद्र जी जो थे, उन्होंने स्वयं की भी हत्या कर ली। इस रहस्यमय तरीके से हत्या के पीछे और भी कुछ कारण था, किंतु अंततः ज्ञात हुआ कि राजा वीरेंद्र वीर विक्रम के द्वारा लिए गए 90 के दशक में जो निर्णय लिया गया था, उसी का ये मुख्य रूप से परिणाम था। और युवराज ने ही हत्या की शवों की, और स्वयं भी हत्या कर दी। इधर चुनी हुई सरकार कमजोर पड़ने लगी, जैसे तैसे घींच घाच के चलती जा रही थी। किंतु राजा वीरेंद्र वीर विक्रम का भाई ज्ञानेंद्र जी हुआ करते थे, उन्होंने अवसर का लाभ उठाकर चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया। ये 2005 की बात है। और स्वयं को पूर्ण रूप से शासक घोषित कर दिया। फिर क्या होता है, जो चुनी हुई सरकार थी, सभी रिप्रेजेंटेटिव्स थे,
चुने हुए जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक दल थे, ये सब के सब क्षुब्ध थे। सबों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस प्रकार से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर देना सर्वथा अनुचित है। लोकतंत्र का गला घोटने की बात हो गई और फिर राजतंत्री शासन प्रणाली स्थापित हो गई। इसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। जबरदस्त आंदोलन प्रारंभ हो गया। बड़ी मुश्किल से साल भर भी राजशाही व्यवस्था नहीं चल पाई। 21 अप्रैल 2006 ईस्वी को एक से 3 लाख लगभग 2-2.5 लाख के आसपास की आबादी रोड पर उतर आए, आंदोलन शुरू कर दिया। नतीजा बहुत प्रयास किया गया आंदोलन को दबाने का, किंतु 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन इतना व्यापक रूप धारण कर लिया, 5 लाख के भी पार हो गया। पुलिस प्रशासन सेना असहाय हो गई। अल्टीमेटम दिया गया कि 24 तारीख तक यदि राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्री शासन प्रणाली चुनी हुई सरकार को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई तो क्या होगा अंजाम, वो भविष्य बताएगा। इधर सरकार, इधर राजा समझने लगा कि अब इस प्रकार से शासन बलपूर्वक शासन कर पाना असंभव है, नहीं तो हत्या खून खराबा संपूर्ण देश रक्त रंजित हो जाएगा, असंभव हो जाएगा सरकार राजतंत्री शासन प्रणाली पर को कंटिन्यू रखना। अंततः राजा ज्ञानेंद्र आंदोलनकारी की सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हो गया। ये जो है आप देख रहे हैं SPA 7 पार्टी अलायंस, यानी जो 7 बड़ी बड़ी पार्टियां थी नेपाल में, सब मिलकर के आंदोलन विद्रोह शुरू कर दिया और 24 अप्रैल को सरकार को बाध्य होकर के 2006 ईस्वी में चुनी हुई सरकार को पुनः बहाल करने की अनुमति देनी पड़ी और 2006 ईस्वी में गिरिजा प्रसाद कोइराला जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ एवं गोपनीयता, प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। गिरिजा प्रसाद कोइराला को आप लोग शायद जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन एक और शब्द जोड़ दें तो शायद बहुत से बच्चे जान जाएंगे। आप लोगों ने फिल्मी अभिनेत्री मनीषा कोइराला जी का नाम सुना होगा, तो उन्हीं की परिवार की है, उनकी बेटी थी है। तो 2006 ईस्वी से फिर लोकतंत्री शासन प्रणाली कायम हो गया। क्या तात्पर्य हुआ बताने का? ये नेपाल का उदाहरण देने का तात्पर्य प्रयोजन यही है कि ओवरऑल ये राजतंत्री शासन प्रणाली को कोई स्वीकार करने वाला अब नहीं है।
और दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्री शासन प्रणाली कायम हो चुकी है। इक्के दुक्के जो बचे हुए हैं अंगुली पर, वो भी अब लोकतंत्री शासन प्रणाली के बारे में सोचने को मजबूर हो गए हैं। आने वाले समय में लगता है कि सभी जगह इसी प्रकार की व्यवस्था 100% बन सकेगी, ऐसी संभावना है। दूसरा मैं उदाहरण लूंगा, एक और उदाहरण गोलबिया आपके पुस्तक में ये कहानी दी गई है, किंतु मैं क्योंकि नेपाल आपका पड़ोसी राष्ट्र है और वर्तमान में इसका भारत के साथ संबंध में थोड़ा खटास है। आप लोग घर में देखते होंगे, घर में बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा 2 साल 4 साल का जो बच्चा रहता है ना, उसको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, अपने इशारे पर नाच नचाने के लिए क्या करते हैं, एक तो टॉफी लॉलीपॉप ला करके दे देते हैं, बउआ बउआ इधर आ, ये ले लॉलीपॉप देते हैं। तो बउआ लॉलीपॉप लेता है और 2 बार चाटता है और खूब उछलता है, कूदकता है। तो वो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, और बढ़िया से नाच बेचा, बड़ा आनंद आता है। तो ये नेपाल की वही दशा है, क्योंकि चाइना बगल से लॉलीपॉप देता है, कहता पहले तू नाच, कौन नाचता है, कहता बगल में पड़ोसी राष्ट्र जो है उसके विरुद्ध कुछ से कुछ बोल, तनाव पैदा करो, मानसिक रूप से भारत को परेशान करो। लेकिन वो नादान राष्ट्र समझ नहीं रहा है कि भारत के बिना पल भर भी उसका अस्तित्व में रहना संभव है कि भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही है वहां की सरकार। ओली जो है प्रधानमंत्री, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित है और चाइना का लिंक जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस प्रकार का तमाशा नेपाल भी करने लगा है। वैसे समय कुछ ज्यादा हो गया है, थोड़ा और मैं इसमें बताऊंगा नेपाल में। आज इतना ही तक रहने दीजिए, फिर अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि ओली सरकार की क्या नीति है और फिर उसके बाद आ जाएंगे गोलबिया पर। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।